हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम कार्तिक कौशिक है और आपका द के सी नंदन अकेडमी में स्वागत है। तो आज का जो आपका टॉपिक रहेगा वो रहेगा कॉन्ट्रेक्चुअल एंड टोर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट। ठीक है, देखिए क्या होता है कि जब गवर्नमेंट या तो भारत की, यूनियन की या फिर स्टेट की, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट, क्या होता है जब किसी एग्रीमेंट में आता है तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट की जो लायबिलिटीज होती हैं वो क्या क्या रहती हैं। क्या उनकी लायबिलिटी सेम रहेगी जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन की होती है अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो जो हमारा वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है। तो उसमें जो पार्टीज होती हैं ए वर्सेस बी, जो इस टाइप के केस होते हैं आपके, जहाँ पे दो पार्टी होती हैं जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसमें प्रपोजल होता है, एक्सेप्टेंस होता है, कंसिडरेशन होता है। ठीक है, तो क्या सेम फंडा आपका गवर्नमेंट के लिए भी होता है, ठीक है, सॉवरेन बॉडी के लिए भी होता है, क्या रहता है, तो वहाँ पर हम दिखेंगे। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें दिखेंगी, एक तो आपको कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी दिखेगी और एक यहाँ पे है टोर्शियस लायबिलिटी। अब टोर्शियस लायबिलिटी क्या होती है? टोर्शियस लायबिलिटी वो होती है जिसमें जहाँ पे कहीं पर आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या फिर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, कि कोई भी ऐसा मैटर है, ठीक है, जो ना तो आपके ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मारा है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मारा है। वहाँ पे क्या है, वहाँ पे सिविल रॉन्ग वहाँ पे हो रहा है, आपके किसी अधिकार का उल्लंघन वहाँ पे किया जा रहा है, बट ना तो वो जो है क्रिमिनल ऑफेंस में जा रहा है, ना ही वो आपका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जा रहा है, ना ही वो आपका ट्रस्ट में जा रहा है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। तो वो कहा जाता है, वो जाता है आपके टोर्शियस लायबिलिटी में जाता है, वो आपका टोर्ट में जाता है। इसके लिए आपका अलग से सब्जेक्ट भी है, लॉ ऑफ टोर्ट्स। ठीक है, तो वहाँ पर आपका ये चलेगा। तो यहाँ पे हम गवर्नमेंट की जो है, स्टेट की जो है, क्या देख रहे हैं हम यहाँ पे, कॉन्ट्रेक्चुअल और टोर्शियस लायबिलिटी की यहाँ पे बात करेंगे कि अगर ये अपना ब्रीच करते हैं, अपने प्रॉमिस को ब्रीच करते हैं, तो वहाँ पे क्या सीन रहेगा इनकी लायबिलिटीज को लेकर। ठीक है, तो ये कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्दो थ्रू आर्टिकल 294 एंड 300 establish the state's liability in both contractual and tortious matter। ठीक है, तो जो हमारा आर्टिकल 294 से 300 तक के हैं, तो वो क्या करते हैं, वो कॉन्टेक्चुअल और टोर्शियस लायबिलिटी को वहाँ पे डील करते हैं, वहाँ बताते हैं। जो आपका आर्टिकल 294 बी है, तो वहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि लायबिलिटी ऑफ यूनियन एंड स्टेट ऑफ गवर्नमेंट में अराइज आउट ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट और अदरवाइज। तो जो वहाँ पे स्टेट की या फिर यूनियन की, गवर्नमेंट की जो लायबिलिटी है वो क्या हो सकती है, वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट से भी आ सकती है या फिर अदरवाइज में भी आ सकती है। और अदरवाइज में ही आपका कवर क्या होता है, टॉल्ट के मैटर आपके कवर होते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड्स टोर्शियस लायबिलिटी। ठीक है, अब आर्टिकल 300 क्लॉज 1 क्या आता है, फर्दर क्लैरिफाइज दैट द लायबिलिटी ऑफ यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज सेम एज इट वाज बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्टमेंट। तो जो आपका आर्टिकल या फिर अनुच्छेद 300 का पहला खंड है, वो क्या कहता है कि जो आपकी यूनियन और स्टेट की जो लायबिलिटी है वो कैसी है, वो उसी तरह है जैसे कि इस संविधान के होने से पहले थी। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन के इनैक्टमेंट से यहाँ पे कोई बदलाव नहीं आता है, जो पहले इसकी जिम्मेदारी बनती थी अब भी वही जिम्मेदारी बनेगी गवर्नमेंट्स की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी की, हम बात करेंगे। ठीक है, शॉर्ट में समझते हैं कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या है। कॉन्ट्रैक्ट में आपके कुछ इसेंशियल्स होते हैं, जैसे कि एक होता है इसमें ऑफर, एक आता है इसमें एक्सेप्टेंस। ठीक है, जब एक्सेप्टेंस आता है तो क्या बन जाता है, वो प्रॉमिस बन जाता है। फिर क्या होता है, वहां पे होता है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब प्रतिफल होता है उसमें, कि ऑफर जो है वो एक्सेप्टर को क्या दे रहा है, फिर एक्सेप्टर ऑफरर को क्या दे रहा है, तो कुछ प्रतिफल इनमें बीच में होना चाहिए, वो वाली बात होनी चाहिए। फिर क्या आता है उसमें आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ। और ऐसे जो आपका पूरा एग्रीमेंट हुआ है वो क्या चाहिए, वो आपका एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए। ठीक है, तभी वो आपका कॉन्ट्रैक्ट बन पाता है। तो यही स्थिति अगर हम बात करें कि इसमें एक पार्टी का गवर्नमेंट है, तो उसमें क्या स्थिति रहेगी, वो आपका संविधान का आर्टिकल 299 बताता है। ये कहता है दिस आर्टिकल आउटलाइंस द मैटर इन विच कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी मेड बाय प्रेसिडेंट और गवर्नर एंश्योरिंग अ फॉर्मल एंड स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपका एक स्पेसिफिक प्रोसीजर बताते हैं कि अगर गवर्नमेंट किसी कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो क्या क्या उसमें प्रोसीजर वहाँ पे अपनाएगी, क्या तरीका उसमें होगा। ठीक है, सारी फॉर्मेलिटीज वहाँ पर आपकी बता रखी हैं। Any contract made by government must be in the name of president और द गवर्नर। ठीक है, अगर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल
गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो कॉन्ट्रैक्ट किसके नाम से एग्जीक्यूट होगा, वो किसके नाम से एग्जीक्यूट होगा, वो होगा राष्ट्रपति के नाम से, प्रेसिडेंट के नाम से वो एग्जीक्यूट होगा। बट अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी एग्रीमेंट में आ रही है या फिर कॉन्ट्रैक्ट में आ रही है तो वो किसके नाम से एग्जीक्यूट होगा कॉन्ट्रैक्ट, वो होगा गवर्नर के नाम से एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी एग्जीक्यूटेड बाय अथोराइज्ड पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर। तो ऐसे जो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है, वो किसी भी ऑथराइज्ड पर्सन के नाम द्वारा ही किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी चलता फिरता आदमी कह दे कि मैं गवर्नमेंट की तरफ से ये कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अगर उस व्यक्ति को अथॉरिटी मिली हुई है कि वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है तब वो जो है प्रेसिडेंट के नाम पे वो जो है वहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकता है। जैसे कि कोई आपकी अथॉरिटी है, ठीक है, वो क्या कर रही है, वो डेवलपमेंट करवा रही है किसी ब्रिज का या फिर किसी रोड का, हाईवे का, ठीक है। तो पब्लिक पार्क का कर रही है तो वहाँ पे क्या हो गया, वहाँ पे अथॉरिटी उसको मिली हुई है कि आपको ये सारे काम करवाने हैं, ठीक है। जब उसको ऑथोराइज कर रखा है कि आपको डेवलपमेंट करवाना है, आपको ये सब करवाना है, तो वहाँ पे वो जो है गवर्नमेंट के नाम पे या प्रेसिडेंट के नाम पे वो वहाँ पे एग्रीमेंट में एंटर कर सकता है, ठीक है, क्योंकि वो ऑथराइज्ड पर्सन है। नेक्स्ट आता है द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी इन राइटिंग एंड फॉलो द प्रोसीजर लेड डाउन बाय लॉ। और ऐसे जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो क्या होने चाहिए, हमेशा लिखित में होने चाहिए और प्रोसीजर फॉलो करने चाहिए जो कि लॉ ने बता रखा है। जैसे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट लॉ है, ठीक है, तो उसका अकॉर्डिंगली वहाँ पे होना चाहिए, वहाँ पे ऑफर, एक्सेप्टेंस, ये सब होना चाहिए वहाँ पे, कंसिडरेशन वगैरह भी। नेक्स्ट आता है इसमें दिस प्रोटेक्ट द गवर्नमेंट फ्रॉम बीइंग बाउंड बाय अनऑथराइज्ड और इनफॉर्मल एग्रीमेंट। तो ये जो हमने ऑथराइज्ड पर्सन वाली हमने बात की, ये क्या करता है, ये गवर्नमेंट को बचाता है कि किसी भी अनऑथराइज्ड या फिर इनफॉर्मल एग्रीमेंट में आने से। ऐसा नहीं है कि मैंने आपसे कह दिया कि मैं आपका ये काम कर दूंगा, मैं गवर्नमेंट की तरफ से आपको गारंटी दे रहा हूँ और मैं साइन करके दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट ने तो मुझे ऑथराइज किया नहीं है ना आपके साथ ऐसे एग्रीमेंट करने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ये अनऑथराइज्ड एग्रीमेंट है, इनफॉर्मल एग्रीमेंट है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट बाउंड नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। यह आता है द पर्पस ऑफ आर्टिकल 299 इज टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी एंड लीगल सर्टेनिटी ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं यहाँ पे क्या है, उनकी अकाउंटेबिलिटी, उनकी जिम्मेदारी वहाँ पे जो है वहाँ पे लाई जा रही है कि वो जो है अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे उनका लाइबल होंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। अब एग्जाम्पल देते हैं इसमें, इफ अ पब्लिक ऑफिशियल साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी और नॉट इन द प्रेसिडेंट्स गवर्नर नेम द अदर पार्टी कैन नॉट एनफोर्स इट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो अगर कोई पब्लिक ऑफिसर हो गया, ठीक है, अब उसके पास अथॉरिटी तो है नहीं किसी पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए, बट फिर भी क्या करता है, वो उस एग्रीमेंट में जो है चला जाता है और ना ही वो क्या कर रहा है, वो प्रेसिडेंट या गवर्नर के नाम पे वो एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, मतलब वो पर्सनल बेसिस पर ही वो क्या कर रहा है, ऐसा एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट कर रहा है, ना कि गवर्नमेंट के नाम पर, ठीक है। तो ऐसे एग्रीमेंट में अगर ब्रीच वगैरह होता है तो पार्टी जो गवर्नमेंट के खिलाफ केस नहीं कर सकती, वहाँ पे वाद नहीं ला सकती गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि अगर विदाउट प्रॉपर अथॉरिटी है या फिर नॉट इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर्स नेम, तो राष्ट्रपति या फिर राज्यपाल के नाम पे अगर वो एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो वहाँ पे उन गवर्नमेंट के खिलाफ कोई भी जो है वाद नहीं लाया जा सकता, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, प्रिंसिपल ऑफ प्रोमिजरी एस्टोपल, ठीक है। अब एस्टोपल क्या होता है, एस्टोपल समझते हैं। एस्टोपल ये होता है कि अगर आपने कोई सी बात कह दी है, अगर आपने अपने वर्ड्स दे दिए हैं तो आपको अपने वर्ड्स को कीप करना पड़ेगा, ठीक है। आपने एक बार अपनी जुबान दे दी तो आपको अपनी बात पे खड़ा रहना पड़ेगा, ऐसे नहीं कि अपनी बात से आप पलट जाएंगे। तो एक बार आपने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिसरी मतलब कि आपने ऑफर रखा, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, कंसिडरेशन है। तो अगर यहाँ पे प्रोमिसरी एस्टोपल की यहाँ पे बात हो रही है कि आपने प्रॉमिस किया था, अब आप अपनी बात से पीछे नहीं हटेंगे, ठीक है। इवन विदाउट अ फॉर्मल रिटन कॉन्ट्रैक्ट द स्टेट में बी बाउंड बाय प्रॉमिस मेड इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट, ठीक है। अगर भले ही रिटन एग्रीमेंट भी ना हुआ हो तो स्टेट क्या होता है वहाँ पे प्रोमिसरी एस्टोपल पे क्या होता है, वहाँ पे बाउंड होता है कि जब चुनाव होते हैं तो गवर्नमेंट अलग अलग बातें करती है, फिर उस पर अगर बात नहीं होती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे ब्रीच माना जाता है कि भले ही आपने लिखित में नहीं दिया था, जो भी आपने पोडियम पे जाके कहा चुनाव के दौरान,
भले आपने वो लिख के नहीं दिया था, बट वहाँ पर आपका प्रोमिसरी एस्टोपल लगता है। अगर आप सरकार में आते हो तो आपको वो सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। ठीक है, यही होता है आपका प्रोमिसरी एस्टोपल। आपने एक बार अपने वर्ड्स दे दिए तो आपको अपनी बात पे खड़ा रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है आपका नो पर्सनल लायबिलिटी। ये कहते हैं नाइदर द प्रेसिडेंट नोर द गवर्नर इनकर्स पर्सनल लायबिलिटी और कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूड एग्जीक्यूटेड ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। अब क्या होता है, गवर्नमेंट जो भी आपके कॉन्ट्रैक्ट्स करती है वो किसके नाम पे करती है, या तो प्रेसिडेंट के नाम पे करती है। अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो वो किसके नाम पे करेगी, वो करेगी गवर्नर के नाम पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे ए व्यक्ति बैठा है, यहाँ पे बी व्यक्ति बैठा है। ठीक है, 5 साल बाद ये हट के फिर सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। तो क्या होता है, ये एक पोस्ट हो गई है, पद हो गया। ठीक है, जिसपे जो उसके पदाधिकारी हैं वो आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। ठीक है, ये सब रहता है, आना जाना रहता है यहाँ पे। तो ये जो व्यक्ति हैं ये पर्सनली व्यक्तिगत रूप पे जो है वहाँ पे उसके जिम्मेदार नहीं होंगे। सपोज कोई एग्रीमेंट हुआ है और एग्रीमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर लायबिलिटी आती है। ठीक है, तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर लायबिलिटी आती है। ये ए बी और सी ये जो है ये व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे जो है जिम्मेदार नहीं होंगे। ठीक है, ये जो चार्ज बनेगा, ठीक है, वो किसके बनेगा, वो इनके पद पे बनेगा। जो भी प्रेसिडेंट के पद को होल्ड कर रखेगा, ठीक है, तो वो पोस्ट वहाँ पे उसको लायबल मानी जाएगी। अगर वहाँ पे कंपनसेशन या फिर कोई भी रेमेडी दी जा रही है तो वहाँ पे उनके कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फिर कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से वहाँ पे उनको कंपनसेट किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या कहता है कि वहाँ पे व्यक्तिगत रूप से वहाँ पे लायबिलिटी नहीं होती है, वो सिर्फ पद के ऊपर जिम्मेदारी आती है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी था। अब यहाँ पे आएगा टोर्शियस लायबिलिटी, यहाँ पे बात होती है। अब टोर्शियस लायबिलिटी आती है कि जो कि ऐसी लायबिलिटी जो कि ना तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना ही ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। ठीक है, और यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है ना वो क्या होती है, वो अनलिक्विडेटेड होती है। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में आपको दो टाइप की रेमेडी मिली होगी, मतलब दो टाइप का आपको इंजरीज मिली होंगी। एक तो होगी लिक्विडेटेड, एक होती है अनलिक्विडेटेड। अब इसको समझते हैं शॉर्ट में। सपोज ए ने बी के साथ एग्रीमेंट किया। ए ने कहा कि मैं आपकी कार खरीदूंगा और उसके बदले मैं आपको दूंगा 1 लाख रुपीज़ मैं आपको दूंगा। इन केस अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, अगर यहाँ पे मेरी तरफ से कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो मैं आपको कंपनसेशन में क्या दूंगा, मैं आपको 10,000 रुपीज़ मैं आपको दूंगा कंपनसेशन में। ठीक है, अब अकॉर्डिंगली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है, इसका खंडन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिक्विडेटेड डैमेजेस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो यहाँ पे जो है बी को 10,000 जो है वहाँ पर उसको रेमेडी उसको मिलेगी। या फिर किसी कॉन्ट्रैक्ट में पहले से पता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ तो बी को जो है ये नुकसान उसमें जो है उसको देखने को मिलेंगे। वहाँ पे हम सर्टेन कर सकते हैं कि बी को क्या क्या नुकसान हो सकता है। सपोज ए ने जो है बी से कहा कि मैं आपको जो है ना एक्स से लेके वाई तक मैं आपको छोड़ दूंगा। एक एक्स को स्टेशन है और वाई भी कोई स्टेशन है। तो ए ने बी से कहा कि मैं आपको जो है ना वाई पे छोड़ दूंगा। बट क्या हो गया, ए की गलती की वजह से ए ने बी को कहाँ छोड़ दिया, ए ने बी को छोड़ दिया जेड की जेड स्टेशन पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए ने क्या प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वाई स्टेशन पर उतार दूंगा एक्स से। ठीक है, और बट ए ने क्या करा, ए ने बी को जो है जेड स्टेशन पे उसको उतार दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बी को वाई पे उतरना था बट उतार दिया जेड पे। तो यहाँ पर हम साफ साफ देख सकते हैं कि जो बी को जो नुकसान होगा वो क्या होगा, वो जेड से लेके वाई तक का जो खर्चा होगा वो इसको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए जो है बी को कंपनसेशन देगा वो कितना देगा, जितना इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी इसका अमाउंट लगेगा वो उसको कंपनसेशन दे सकता है। क्योंकि हम साफ साफ देख सकते हैं कि इसने इसको वाई में उतरना था बट उतर गया है जेड पे। तो जो वाई से लेकर जेड तक का जो किराया है वहाँ पर उतना खर्चा लग सकता है। तो ये होता है आपका लिक्विडेटेड डैमेजेस। ठीक है, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस क्या है, जहाँ पे हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, अब क्या हो गया, ए की नेग्लिजेंस से जो है बी को जो है क्या हो गया, इंजरी हो गई। सपोज उसका जो है पैर कट गया बी का। अब उसमें तुम कितने कंपनसेशन दोगे, क्या 10,000 में बी खुश हो जाएगा मेरा पैर कट गया, या इसको 10 लाख रुपए दे दोगे। ठीक है, क्या इसको आप 1 करोड़ रुपए दे के आप संतुष्ट कर सकते हो कि आपका पैर कट जाएगा, हम आपको 1 करोड़ रुपए दे देंगे।
ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ऐसी डैमेजेस होते हैं यहाँ पे जहाँ पे हम क्या नहीं कर सकते, वहाँ पे अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि कितना डैमेज वहाँ पे हुआ है। ठीक है। तो क्या होता है, तो यहाँ पे टोर्शियस लायबिलिटी की हम बात करते हैं, और जो टोर्शियस लायबिलिटी में जो लायबिलिटी निकलती है वो आती है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की, वहाँ पे आती है बात। ठीक है। सपोज ए जो है जा रहा था वोट देने, ठीक है, वोट देने जा रहा था और उसको बीच में ही रोक दिया गया और उसको वोट देने नहीं दिया गया, बट फिर भी जिस पार्टी को वो वोट दे रहा था वो पार्टी जीत जाती है, बट इसका लीगल राइट तो वायलेट हुआ है ना। ठीक है, यहाँ पे लीगल राइट वायलेट होता है, बट लीगल राइट तो वायलेट हुआ है ना, भले ही वो जिसको देना चाहता वही पार्टी जीत गई, इसको कोई लॉस वैसे नहीं हुआ, बट लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो यहाँ पे इसको कितनी रेमेडी देनी चाहिए इसको, क्या 10 रुपये या 100 रुपये, 1000 रुपये, 10,000, लाख रुपये, 10 लाख रुपये, तो ऐसा हम सर्टेन नहीं कर सकते इन केसों में। तो टोर्ट में क्या होता है, यहाँ पर आपकी अनलिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पर आपकी निकल के आती है। तो यहाँ पे जो अदरवाइज हमने वर्ड देखा था 294B में कि जो आपके गवर्नमेंट होगी वो किसके लिए लायबल होगी, कॉन्ट्रैक्ट के लिए लायबल होगी एंड अदरवाइज। तो ये जो अदरवाइज वर्ड है इसी के अंदर हम क्या इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पर आपका टोर्शियस एक्ट भी यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ठीक है। अब एक्सटेंड ऑफ लायबिलिटीज का विस्तार देखते हैं कि कहाँ तक की इसकी सीमा यहाँ पे इसकी रहती है। तो आर्टिकल 301 कहता है कि द स्टेट टोर्शियस लायबिलिटी इज सेम एज इट वाज बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन इनएक्टमेंट, कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था, ठीक है, जब संविधान हमारा बनकर तैयार हो गया था, लागू हुआ था, तो उससे पहले जो स्टेट की लायबिलिटी थी टोर्शियस लायबिलिटी सेम वैसे ही रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, जो पहले हुआ करती थी जिम्मेदारी, उस पर दायित्व रहता था, वही दायित्व यहाँ इसका संविधान लागू होने के बाद भी वही दायित्व रहेगा। ठीक है, केस टू केस डिपेंड करेगा, बट उसके दायित्व में कोई बदलाव नहीं आएगा। अब आती है वाइकेरियस लायबिलिटी, क्योंकि जब हम स्टेट की बात करते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि हर छोटे छोटे एग्रीमेंट आके गवर्नमेंट खुद आगे करती है, वहाँ पे जो इनके एम्प्लॉय होते हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, जो भी वो एग्रीमेंट करते हैं, तो वो भी उसके लिए भी जिम्मेदार कौन होता है, वहाँ पर आपका गवर्नमेंट वहाँ पे जिम्मेदार होती है। गवर्नमेंट जिम्मेदार क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे लगता है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी का सिद्धांत। अब वाइकेरियस लायबिलिटी क्या होती है समझते हैं। एक व्यक्ति होता है ए, वो क्या करता है, वो बी को क्या करता है, एम्प्लॉय करता है, अपने लिए अंडर जो क्या है काम देता है। तो अगर बी, ए ने जो काम दिया है, जो ए ने जो वर्क दिया है बी को, अगर वो अपने काम के अंतर्गत बी कोई भी ऐसा एक्ट करता है जिससे क्या होता है, सी को इंजरी हो जाती है, इंजरी हो जाती है, ठीक है, लीगल इंजरी हो जाती है, तो यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी वो किसके ऊपर आएगी, वो आएगी ए के ऊपर आएगी। ठीक है, इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ कि ए है, ए कौन है, ये एक कार का ओनर है, कार जैसी भी है यही है, ये कार का कौन है, ओनर है। ठीक है, ए ने ये कार दे दी किसको, बी को, बी कौन है, ड्राइवर। ए ने कहा बी से कि आप जाओ एक्स स्टेशन से वाई स्टेशन तक जाओ, और वाई स्टेशन पे कुछ काम है मेरा, पार्सल है, उसको देकर वापस आ जाओ और मेरी कार ले जाओ। ठीक है, अब बी जो है ए के कहने पर, ए के एम्प्लॉयमेंट के अंदर एक्स स्टेशन से निकला, वो जा रहा था, वाई गया, पार्सल दिया, और जब वहाँ से वापस आ रहा था उसने क्या करा, उसने सी को ठोकर मार दी और सी को वहाँ पे चोट लग गई। तो कहने को तो गाड़ी कौन चला था, बी चला रहा था, बट उसका ओनर कौन था, ए था। बी को काम पे किसने रखा था, ए ने रखा था। तो सी जो क्लेम करेगा ना, वो किससे क्लेम करेगा, वो जो है बी से भी कर सकता है क्लेम और सी ए से भी क्लेम कर सकता है। तो जो ए के ऊपर जो दायित्व आता है, बी का जो दायित्व ए के ऊपर आता है, वो क्या होता है आपका वाइकेरियस लायबिलिटी, आप उसे कहते हैं। ठीक है, विचित्र दायित्व उसको हम कहते हैं। तो द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर द टोर्शियस एक्ट ऑफ हिज एम्प्लॉय, स्पेशली व्हेन द एम्प्लॉय आर एक्टिंग विद इन द स्कोप ऑफ देयर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब क्या हो गया, गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने क्या करा, पुलिस से कहा कि जाओ वहां पर जाकर तुम लाठी चार्ज कर दो, लाठी चार्ज कर दिया। वहां पे क्या हो गया, वहां पे जो लाठी चार्ज किया गया था वो गलत तरीके से किया गया था, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो रॉन्गफुली था। तो जो उस लाठी चार्ज में जो विक्टिम थे, जो उसमें पीड़ित थे, वो सीधे गवर्नमेंट पे केस कर सकते हैं, क्योंकि पुलिस आपके अंडर काम कर रही थी, उन्होंने हम पे लाठी चार्ज किया है, तो आप के खिलाफ हम केस करते हैं।
तो यही क्या होता है यहाँ पे आपका वाइकेरियस लायबिलिटी कहते हैं इसको, विचित्र दायित्व इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर कोई भी आपका अथॉरिटी ऐसा कोई एग्रीमेंट करती है, वहाँ पर उसका वायलेशन होता है, तो हम उसके लिए गवर्नमेंट पे भी हम केस कर सकते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ टॉर्चर्स एक्ट देखते हैं। दिस इंक्लूड नेग्लिजेंस, डिफेमेशन, असॉल्ट, फास्ट इम्प्रिजनमेंट और ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी। तो अगर नेग्लिजेंस होता है वहाँ पे, ठीक है, जैसे कि पुल बनना था, पुल बनने पे क्या था, वहाँ पे कुछ उनको वो लगाना था क्या, स्टॉपर, कि आगे पुल निर्माण पे चल रहा है तो वहाँ पर आप रुक जाए, बट ऐसे कोई नोटिस नहीं लगाया। ठीक है, और गाड़ी चलती गई और वहाँ पे क्रैश हो गई, तो वहाँ पे क्या हो गया, नेग्लिजेंस किसकी तरफ से हुआ है, गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, तो यहाँ पे उस पर गवर्नमेंट पे लायबिलिटी आ जाएगी। डेफामेशन की बात आ रही है कि किसी ने किसी के अगेंस्ट कुछ कह दिया, तो वहाँ पे लायबिलिटी पहुँच जाती है गवर्नमेंट के ऊपर कि आपकी सरकार ने ऐसे स्टेटमेंट दिया है तो आप इसमें लायबिल हैं। अब कोई असॉल्ट होता है या फिर फॉल्स इम्प्रिजनमेंट होता है कि पुलिस जो है गलत तरीके से किसी को अरेस्ट कर लेती है या फिर कोई भी व्यक्ति अथॉरिटी कर लेती है अरेस्ट, तो वो इसमें आ जाता है। या फिर ब्रीच ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूटी, कि मतलब कि जो किसी भी एक्ट में कोई ड्यूटी बता रखी है, गवर्नमेंट की कोई ड्यूटी है, वो उसको परफॉर्म करने में फेल हो जाती है। सपोज आपका FSSAI आपका होता है, फूड कॉरपोरेशन वाला होता है उसमें, कि उसका काम क्या होता है कि जो फूड होता है तो उसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स ऐसे कोई तत्व तो नहीं है, वो देखने की इसमें बात होती है। बट किसी फूड में अगर ऐसे एलिमेंट्स निकल जाते हैं तो वहाँ पर लायबिलिटी किसकी पहुँचती है, वहाँ पर गवर्नमेंट की लायबिलिटी बनती है कि आपने इसको चेक क्यों नहीं करवाया। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, इंडियन लॉ फॉलोज द इंग्लिश कॉमन लॉ डिस्टिंक्शन बिटवीन सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन। और यहाँ पे क्या है, इंडियन लॉ जो है यहाँ पे नेक्स्ट कहता है इसमें, वो किसको फॉलो करता है, इंग्लिश कॉमन लॉ को फॉलो करता है, जो कि किसमें अंतर करता है, वो आपका सॉवरेन एंड नॉन सॉवरेन फंक्शन में वहाँ पे बात करता है। ठीक है, अब जैसे फॉर सॉवरेन फंक्शन लाइक डिफेंस, लॉ मेकिंग, पॉलिसी एक्शन, द स्टेट इज जनरली नॉट लायबल, एंड फॉर नॉन सॉवरेन फंक्शंस लाइक रनिंग अ बिजनेस, ट्रांसपोर्ट सर्विस, द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, दो टाइप के फंक्शन में बांटा है। कौन कौन सा, एक तो हो गया आपका सॉवरेन फंक्शन, एक हो गया आपका नॉन सॉवरेन फंक्शन। अब सॉवरेन फंक्शन कौन सा है, जो संप्रभु के जो आपके होते हैं फंक्शंस, जैसे कि आपके डिफेंस हो गया, लॉ मेकिंग हो गया और पॉलिसी हो गया, पुलिस एक्शन हो गया यहाँ पे। तो अगर हम इन एक्ट्स को अगर हम क्या करेंगे, लायबल मानेंगे, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट इन एक्ट को करने में कतराएगी कि अगर हमने डिफेंस में कुछ कर दिया तो हम पे केस हो जाएगा, हमने अगर लॉ मेकिंग में कुछ गड़बड़ी कर दी तो हम पे केस हो जाएगा, तो इससे बड़े हम लॉ बनाए ना, इसलिए बड़े हम डिफेंस करें ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर गवर्नमेंट के ऊपर ये डाउट रहेगा ना कि हम ये करेंगे तो वहाँ पे केस हो जाएगा, बार बार हम डिफेंस करेंगे फिर हम पे ही केस बन जाता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट इसी डर में रहेगी तो वो क्या होगा, वो डिफेंस नहीं कर पाएगी, फिर वो लॉ नहीं बना पाएगी। तो जो सॉवरेन एक्ट होता है जनरली क्या होता है, उसको हम जो आपके लाइबिलिटी से हम बचा के रखते हैं, कि अगर आप सॉवरेन एक्ट कर रहे हो, अगर आप सोवरेनिटी के अंतर्गत, संप्रभुता के अंदर, संप्रभु के अंतर्गत आप अगर कार्य कर रहे हो, तो आप पे जो क्या नहीं होगी, आप पे कोई लायबिलिटी नहीं आएगी। बट अगर आप नॉन सॉवरेन वर्क कर रहे हो आप, ठीक है, गैर संप्रभु कार्य अगर आप कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आप पे जिम्मेदारी बन सकती है, जैसे कि आपका बिजनेस रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रेड वगैरह से रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी है तो वहाँ पे आपकी बन सकती है। तो सिंपल सी बात है, अगर संप्रभु कार्य कर रही है वो, तो वहाँ पे कोई लायबिलिटी नहीं बनती है। अगर वो गैर संप्रभु कार्य कर रही है तो वहाँ पे जो है गवर्नमेंट वहाँ पे लायबिल हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, द प्रिंसिपल वाज लेड डाउन इन द केस लाइक कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, वेयर सुप्रीम कोर्ट हेल्ड द स्टेट नॉट लायबिल फॉर द रॉन्गफुल पुलिस एक्ट ड्यूरिंग अ सॉवरेन फंक्शन। तो अगर गवर्नमेंट कोई सॉवरेन फंक्शन कर रही थी, ठीक है, जैसे कि कर्फ्यू लगा हुआ है, तो वहाँ पे कर्फ्यू में क्या हो रहा है कि वहाँ पे पुलिस तैनात कर रखी है और वहाँ पे कुछ एक्ट होता है, तो वहाँ पे गवर्नमेंट लायबिल नहीं होगी, क्योंकि वो वहाँ पे सॉवरेन फंक्शन, संप्रभु कार्य वहाँ पे कर रही है। There is no specific constitutional article on tortious liability, but it is enforced through the court decision. तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो वहाँ पे स्पेसिफिकली नहीं दे रखा है, वहाँ पे स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है किसके बारे में, टोर्शियस लाइबिलिटी के बारे में नहीं दे रखा है। ठीक है, अप्रत्यय के जो कार्य हैं गवर्नमेंट के, उसके बारे में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, बट क्या ये
कोर्ट के डिसीजन से निकल के आता है। कोर्ट वहाँ पे उसकी व्याख्या करता है। कोर्ट कहता है कि गवर्नमेंट जो है टॉर्शियस लायबिलिटी के लिए वहाँ पे लायबल होगी या फिर अप्रत्यय कार्यों के लिए वहाँ पे लायबल होगी, तो वहाँ पे उसकी लायबिलिटी बनती है, अदरवाइज नहीं बनती है। कोर्ट इन रिसेंट टाइम्स हैव स्टार्टेड रिकॉग्नाइजिंग सिटीजन्स राइट टू क्लेम कंपनसेशन फॉर वायलेशन स्पेशली इन केस ऑफ कस्टोडियल डेथ, इलीगल डिटेंशन और पुलिस ब्रुटैलिटी। तो क्या करा कोर्ट ने जो है अपने डिसीजन से क्या करा, जो हमारे नागरिकों के जो अधिकार हैं उनको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश की गई है। जैसे कि आपने देखा होगा कस्टोडियल डेथ, जैसे मूवी भी आई थी आपकी जय भीम, तो वहाँ पे कस्टोडियल डेथ को लेकर या फिर पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर वहाँ पे बात की गई थी। ठीक है, काफ़ी ह्यूमन राइट्स का भी ये मुद्दा है। या फिर इलीगल डिटेंशन, या फिर किसी गलत तरीके से किसी को भी जो है पुलिस कस्टडी में रख लेना, उसको कहते हैं इलीगल डिटेंशन। और तो ये सब क्या है, यहाँ पे इनको जो है दायित्व बनाकर क्या करना है, यहाँ पे जो लोगों के अधिकार है उनको बचाने की कोशिश की जा रही है कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट आता है टॉर्शियस लायबिलिटी एंश्योर्स दैट गवर्नमेंट पावर इज नॉट मिसयूज्ड। तो टॉर्शियस लायबिलिटी क्या करती है कि ये एक जैसे चेक एंड कंट्रोल का काम करती है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो गवर्नमेंट अपनी पावर का मिसयूज ना कर पाए। एंड सिटीजन्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम हार्म काउज्ड बाय पब्लिक सर्वेंट। और जो नागरिक हैं वो किससे बचे रहें, जो पब्लिक सर्वेंट के जो गैर कानूनी जो उनके खतरनाक कार्य हैं उनसे वो बचे रहें, ये इसको एंश्योर करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें सोवरेन इम्यूनिटी। वही बात है कि इसमें अगर संप्रभु के कार्य वो कर रही है तो वहाँ पे उसको बचाव वहाँ पे मिलता रहता है। द कंसेप्ट ऑफ सोवरेन इम्यूनिटी वेयर द स्टेट इज इम्यून फ्रॉम लायबिलिटी फॉर सर्टेन एक्ट्स। कौन से एक्ट, जो कि उनके सोवरेन एक्ट होते हैं। ठीक है, संप्रभु प्रतिरक्षा की यहाँ पे बात हम कर रहे हैं। इज नॉट एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज बीन इंटरप्रेटेड बाय द कोर्ट्स। तो भले ये संविधान में स्पष्ट रूप से नहीं दे रखा है, बट कोर्ट ने इसकी समय समय पर व्याख्या कर रखी है। ठीक है, अब कहता है द कॉन्स्टिट्यूशन एक्नॉलेज द स्टेट्स लायबिलिटी इन बोथ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड द टॉर्ट। तो जो संविधान है हमारा वो एक्नॉलेज करता है, ठीक है, क्या करता है वो कि जो सरकार है उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी भी बनती है और उसकी टॉर्शियस लायबिलिटी भी बनती है। 294 वहाँ पे स्पेसिफिक कहता है कि जो अदरवाइज है उसके अंदर क्या इंक्लूड करता है, वहाँ पर आपका टॉर्शियस लायबिलिटी वहाँ पे इंक्लूड करता है। भले ही स्पष्ट रूप से नहीं लिखा हुआ है, बट कोर्ट ने व्याख्या की है कि अदरवाइज में आपकी टॉर्शियस लायबिलिटी भी आती है। आर्टिकल 301 कहता है कि जो लायबिलिटी होगी गवर्नमेंट की वो वैसी होगी जैसे कि संविधान लागू होने से पहले उसकी जिम्मेदारी रहती थी। लास्ट कहते हैं इसमें द स्टेट कैन बी हेल्ड लायबल फॉर इट्स ओन एक्शन एज वेल एज फॉर द एक्शन ऑफ एम्प्लॉय। तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे हो रही है वाइकेरियस लायबिलिटी की बात हो रही है, या फिर विचित्र दायित्व की यहाँ पे बात हो रही है कि अगर एम्प्लॉय कोई कार्य करता है, उसका वॉल्यूशन करता है, तो उसके लिए आपकी गवर्नमेंट वहाँ पे लायबल होगी। वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि जैसे कहते हैं मास्टर जो है अपने सर्वेंट के कार्य के लिए लायबल होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं पेरेंट्स होते हैं और चिल्ड्रंस होते हैं, तो बच्चे जो भी कार्य करते हैं ना तो उसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, पेरेंट्स को ठहराते हैं। ठीक है, तो वैसी यहाँ पे वाइकेरियस लायबिलिटी होती है कि जो सर्वेंट होता है, सर्वेंट के लिए किसको लायबिल ठहराते हैं, वहाँ पर उसके मास्टर को दायित्व ठहराते हैं। ठीक है, तो ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल और लायबिलिटी टॉर्शियस लायबिलिटी ऑफ स्टेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। छोटा सा है बट इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आप कर लीजिएगा, छोटा सा है तो शॉर्ट नोट में आ सकता है आपका ये। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा आपको। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बाय बाय।